हम लाइव हैं। आप सबका स्वागत है एक और परिवर्तन की कहानी में। इस महीने हम एक्सेस कॉन्शियसनेस में इंटरव्यू कर रहे हैं इतने निराले अद्भुत लोगों का जो समस्या से संभावनाओं की तरफ गए एक्सेस के टूल्स और बार्स द्वारा। आज मेरे साथ है विक्टोरिया मीना और ये ब्राज़ील में रहती हैं। और मैं इनके साथ में बड़े समीप से मैं काम करती हूँ और मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था वो अपनी ज़िंदगी में किस दौर से गुज़रे थीं, क्योंकि जिस इंसान को मैं मिली थी वो तो इतनी खुश थी और इतनी हँसमुख थी। और फिर ये जब मैंने खोजा, मैंने पाया कि इनकी क्या समस्याएँ थी, इनके क्या संघर्ष हैं और मैं इतनी आश्चर्यचकित थी। और क्योंकि मैं उसकी उसका बिल्कुल भी किसी तरह से निशान नहीं देखती हूँ, इनकी आज की जो हस्ती है ये बन गए हैं। और यही अद्भुत परिवर्तन है जो लाता है लोगों की ज़िंदगी में। सो हाय विक्टोरिया, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। और थैंक यू आपने ये बोला है, क्योंकि कल से मैं इस संवाद की ऊर्जा को अनुभूत कर पा रही थी और मैंने देखा कि वाह! मैं कहाँ से कहाँ तक आ गई हूँ ज़िंदगी में, कहाँ संघर्षों से इस ज़िंदगी में इस दशा पे आ गई हूँ जो अ, जिसमें इतनी विशालता है। और हाँ, ये सच की वही बात है ना कि जहाँ पे आप कभी सोचते नहीं हो कि कुछ संभावना आपके पास उपलब्ध है और अब वो उपलब्ध होती है। ठीक है, चलिए हम अपने मित्रों को बताते हैं। हाय उन सबको कहते हैं हाय। तो क्या आप हमको बताएँगी उस समय जब कैसा था आपके लिए बचपन में विक्टोरिया कैसी थी अपने बचपन में? हाँ, मेरे को ऐसा था कि जैसे मेरी मेरी ज़िंदगी जैसे 2 भाग में विभाजित हो गई थी, क्योंकि जब बचपन में और मैं उस समय 4 या 5 साल की उम्र की थी, तो मैं इतनी बोल्ड थी और मैं बहुत ही सशक्त जीव थी और मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और मैं काफ़ी अ और फिर जब मैं 4 साल की थी, तो तब मुझे मेरी माँ को पता चला कि उनको कैंसर है और तब मेरी ज़िंदगी फिर तब से बहुत बदलनी शुरू हो गई। क्योंकि पर मैं उस समय क्योंकि पर मैं झूठ बोल रही हूँ कि मैं कह रही हूँ कि मेरी ज़िंदगी काफ़ी बदल गई, क्योंकि एक्चुअली शुरू से ही मेरी ज़िंदगी काफ़ी अलग थी, क्योंकि मेरे माँ-बाप हमेशा से अलग थे और हमारे कल्चर में ये माना जाता है कि आपके पेरेंट्स को शादीशुदा होना चाहिए, साथ-साथ होना चाहिए, तो वो नहीं थे, वो अलग थे अ, और अ और फिर तो मेरी माँ की फैमिली थी, उनके साथ में रहते थे और मेरे पिता की फैमिली अलग शहर में रह रही थी और हम आगे-पीछे जाते थे और बिल्कुल अलग-अलग तरह के दोनों जगह के लोग थे और दोनों की आर्थिक परिस्थितियाँ बहुत अलग थी और मैं जैसे अपने किसी दोस्त से बात कर रही थी, मुझे याद है कि मैं अपनी फैमिली में गई थी, अपने पिता की फैमिली में जब गई थी, तो उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था, पर उनकी रिश्तों में काफ़ी समीपता थी और फिर मैं अपनी माँ के शहर में आई, तो वो बहुत ही अलग वातावरण था वहाँ पे। तो जब मैं 6 साल की थी, तो मेरी माँ की मृत्यु हो गई, तो सब कुछ बदल गया। हे भगवान! तो मेरी ज़िंदगी में वे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि जैसे मैं एक दूसरा इंसान बन गई और मुझे मालूम है कि एक्सेस में हमें बताया जाता है कि शायद कोई बीइंग उस समय आया था। शायद हमें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए इस समय, क्योंकि कॉल है ये। तो अच्छा, मैं आपसे ये पूछूँ कि आपके परिवार कैसे कैसे उन्होंने कैसे ये सँभाली ये बात जब आपको बताया कि ये जानकारी दी? तो कैसा कैसा था आपके आपके परिवार वालों का व्यवहार? तो क्या मैं बहुत मूल्यांकन करूँगी अगर मैं कहूँ कि उन्होंने काफ़ी बुरे तरीके से इसको सँभाला? तो क्योंकि सच बात तो ये है कि वो मेरे मेरे से बिल्कुल सच नहीं बोल रहे थे और मुझे मालूम था कि वो मरने वाली है मेरी माता और
और मैं समझ पाती हूँ कि लोग आशावादी होते हैं और कुछ बदलना चाहते हैं और चीज़ें बदल सकती हैं, पर उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया सच क्या है। और मुझे याद है जब वो जिस दिन उनकी मृत्यु हो गई और अ और मैं अपने उस समय अपने पिता के साथ थी दूसरे शहर में और मैं 6 साल की थी और उनको नहीं पता था कि वो पूरी रात भर जग रहे थे, उनको नहीं पता था कि कैसे अपनी 6 साल की बेटी को बताएँ ये बात। तो मुझे ये बात याद है कि जब मैं कार में बैठी थी उनके साथ और इस शहर में वापस आ रही थी और मैं रोना नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे पहले से ही ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे दिखाना चाहिए कि मैं इसे सँभाल पाऊँगी और इसमें सामना कर पाऊँगी, तो मैं काफ़ी बोल्ड थी उस समय। पर पर लोगों को शायद ये समझ नहीं आता, इतनी छोटी उम्र में आप इतने जागरूक हो सकते हैं। और लोग ऐसा समझ नहीं पाते हैं कि जब आप इतने छोटे हैं और तब आप सच में अनुभूत कर पाते हैं कि लोग आपको कैसे देख रहे हैं, लोग आपके लिए कैसा रिएक्शन दे रहे हैं और लोग आपको कैसे जज कर रहे हैं। और मैं कहूँ कि वो काइंड काइंड नहीं था, क्योंकि वो मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे थे कि जैसे मैं एक उत्पीड़ित इंसान हूँ। और मैंने सच में ये अनुभूत कर पा रही थी कि हे भगवान, मैं उत्पीड़ित हूँ, क्योंकि सब लोग मुझे ऐसे देख रहे थे कि जैसे मैं बेचारी हूँ, तो मैं सच में बेचारी होंगी। और ये बात मेरे लिए इतनी आसान नहीं थी, पर मैं आज हँस रही हूँ, पर उस समय नहीं थी। और लोग उस समय जो चुनाव कर रहे थे और मेरी तरफ उनकी जो उम्मीदें थी उस समय, तो और जो सब सुन रहे हैं इस बात को, तो और वो सोच रहे होंगे कि अरे मेरे मैंने किसी बच्चे को हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि कोई मर रहा था और मैंने किसी बच्चे को झूठ बोला उसके बारे में अपने परिवार में। पर देखिए, आप ये जानिए कि आप अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं सब कुछ अच्छा करने के लिए और अपने आप को गलत ना मानिए इस बारे में। पर सच में ये है कि आप बच्चों को सशक्त कर सकते हैं सच्चाई में जाने के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी जागरूक होते हैं उस सच के बारे में। तो तो प्लीज़, जो लोग ये सुन रहे हैं, प्लीज़ गलतपन में मत जाइए, अपने आप को दोषी ना ठहराइए। पर विक्टोरिया ये बात कर रही हैं कि जो और विक्टोरिया जब ये बात कर रही हैं कि उन्होंने कहा कि इतनी जागरूकता थी और हो सकती है, और उस समय वो अपनी ज़िंदगी की फाउंडेशन उन्होंने क्रिएट की, और उसके आधार पे। तो क्या आप मुझे इसके बारे में और बता सकती हैं? तो आपकी क्या बुनियाद थी उसके आधार इस ये सब आपके साथ जो हुआ उसके आधार पे आपकी क्या बुनियाद बन रही थी आपके भविष्य की, वहाँ से उस मुकाम से? हाँ, मैं सच में एक्चुअली मेरी मेरी पर्सनैलिटी उस पे आधारित हो गई थी, बेचारेपन के, तो मैं अपने आप पे विश्वास ही नहीं कर सकती थी उसके आधार पे। और मैं सच में अपने आप को उस समय देखती थी। अ, तो अ, तो तो मेरे माँ के मरने के 2 साल बाद मैं अपने पिता के साथ रहने गई थी। तो मुझे इतना अकेलापन महसूस होता था। यहाँ पे मेरे परिवार वाले थे इस जगह पे, और मेरी दादी नानी थी और मेरे मामा वग़ैरह सब थे। और मैं अपने जब पिता के साथ रहती थी तो सिर्फ़ हम दोनों थे और वो पूरे दिन काम करते थे। और और फिर हमारे घर पे कोई आया होती थी जो घर पे काम करती थी। पर पर मुझे सच में बहुत अकेलापन महसूस होता था। और स्कूल में भी जब मैं वहाँ पे स्कूल में गई थी, तो वहाँ पे लोग ऐसे कहते हैं, "अच्छा, ये तुम वो अजीब बच्ची हो जिसकी माँ की मृत्यु हो गई है।" तो वो इतना अजीब था, वो इतना विचित्र था। तो क्या मैं आपको सही तरीके से जवाब दे पा रही हूँ? तो उस मुकाम से मुझे क्या हुआ, क्या क्या बात थी कि मैंने अपना मूल्यांकन करना शुरू किया उस उम्र से। जब मैं 8 साल की थी, तो तब मेरे मार्क्स क्लास में काफ़ी खराब आए थे, तो मेरे को इतनी आत्मग्लानि हुई उसके बारे में, और मैंने अपने आप को दोषी ठहराया और मैं बहुत रोई। और फिर वो जो भावना थी, जो आत्मग्लानि की, और अपने आप को दोषी ठहराने की, वो मेरी ज़िंदगी में बढ़ती गई। और जैसे कि मैं कुछ हासिल करने के योग्य ही नहीं थी, मैं कुछ रचना करने के योग्य ही नहीं थी, काबिल ही नहीं थी।
नहीं, तुमने जो सबसे पहली बात जो बोली सच में कि जब तुम्हें पता था कि तुम्हें मालूम था कि तुम्हारी माँ मरने वाली हैं, तो पर कोई नहीं था आपकी जो आप जो जानती थीं, उसको पहचानने उसको आपको स्वीकारने में मदद करने वाला था। तो जब बच्चे क्या करते हैं कि जब उनको वो किसी को जानते हैं किसी चीज़ को जानते हैं, पर कोई लोग उनको कहते हैं कि नहीं वो सच नहीं है, जबकि वो सच होता है, तो क्या होता है कि उनका आत्मविश्वास घटता जाता है। और तुम्हारा ये 6 साल की उम्र में तुम जानती थी और पर तुमको बताया गया कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी माँ ज़िंदा रहेंगी। तो क्या होता है कि जो ज़िंदगी में तुम्हारा आत्मविश्वास चला जाता है। हाँ, जो चीज़ जो तुम बता रही हो, वो सच में मैच करती है उस ऊर्जा से जो जो सेप मेरे को हमेशा सेपरेशन लगता था। हमेशा ऐसा लगता था जैसे मैं अलगपन एक जैसे विभाजन हो रहा है मेरा मुझसे। अ, और मैं अपने आप को ही नहीं ग्रहण कर पा रही थी और मैं अपने आप को अनुभूत नहीं कर पा रही थी। और मैं सच में मैं अपने आप को ऐसे अनुभूत कर पा रही थी कि उस आधार पे कि लोगों के मेरे बारे में क्या मूल्यांकन थे और वो सच में सच नहीं होता है। तो हमेशा मुझे अपने आप के बारे में झूठी ही ज्ञान था होने लगा। तो क्या आप उस समय बात आप उस बारे में बात करेंगे जब आप टीनेजर थी, जब आप एक हाँ, अच्छा तो क्या हुआ कि जब मैं 11 साल की थी तो मैंने अपने आप को काटना शुरू किया। जब मैं 13 साल की थी मेरे पिता को पता चला था क्योंकि उन्होंने देखा कि मेरे मेरे ऊपर इतने सारे चाकू के निशान थे। तो वो मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास ले गए तो फिर मुझे एंटी डिप्रेसेंट लेने शुरू थे और एंटी डिप्रेसेंट इतने अजीब थे। और वो जब हम मैं साइकियाट्रिस्ट के पास जब सेशन के लिए थे अपॉइंटमेंट के लिए गई थी तो तो वो इतनी तैयार थी मुझे एंटी डिप्रेशन देने के लिए और अच्छा और कि जैसे कोई कोई संभावना ही नहीं थी किसी और चीज़ की। तो उसने बोला हाँ, ठीक है तुम डिप्रेस्ड हो तो लो, ये एंटी डिप्रेसेंट लो। पर मैं 13 साल की थी। तो पर उस समय मैं और उस समय मेरी मेरी मैं उस उम्र में थी कि जब मेरे को और लोगों के लिए फीलिंग्स होनी शुरू हुई थी। जब मैं 11 साल की थी, मैं एक लड़के के साथ प्रेम में थी, प्यार करती थी और फीलिंग्स थी मेरे पास उसके उसके लिए और वो मेरे साथ नहीं होना चाहता था क्योंकि मैं उसे किस करने के लिए तैयार नहीं थी। तो क्योंकि मुझे बड़ा अजीब लगता था। और फिर उसने मुझे बोला कि अच्छा देखो मैं किसी और लड़के से प्यार करता हूँ और वो तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं है। तो मुझे इतना दुःख हुआ, मुझे इतना पीड़ा हुई। तो फिर उस समय मैंने फिर सोचा कि अच्छा मुझे कुछ और दिखना चाहिए, मुझे कुछ और जैसा होना चाहिए। तो उस समय मैंने अपने आप को अपने से और अलग करना शुरू कर दिया। तो उस समय उस उम्र में मुझे लगा कि अच्छा मैं गलत हूँ और फिर मैंने सेपरेशन करना शुरू कर दिया अपने साथ से ही। और फिर मेरी मेरी प्रेम कहानी इतनी इतनी कंफ्यूजिंग थी। जब मैं 15-16 का शायद ये सेंस भी नहीं बन रहा है किसी के लिए। नहीं, बिल्कुल अच्छा कह रही हो, बोलती जाओ तुम। तो उसी समय क्या हो रहा था कि तो मैं उस समय मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट लगने लगा और मेरे मेरे पिता को बहुत घृणा थी जो होमोसेक्सुअल थे, तो वो होमोफोबिक थे। तो जब और फिर बाद में उन्होंने मुझे बताया कि वो उन्हें अंदाज़ा लगने लगा था और उन्हें लगा कि ये बहुत ही अननेचुरल है, ये प्रकृति के विरोध में है। और जैसे जैसे मैं कोई कोई जानवर हूँ और ये बिल्कुल प्राकृतिक नहीं है एक लड़की के लिए किसी और लड़की के लिए कुछ फीलिंग्स रखना। तो मेरे पिता को अंदाजा लगने लगा। तो फिर तो मुझे उनकी घृणा मैं महसूस करने लगी। तो फिर और मैंने अपना आत्मविश्वास खो दिया, अपने आप को डाउट किया और फिर अपने आप को दोषी ठहराना शुरू किया। तो और फिर सेपरेशन करने लगी। तो उस समय काफी काफी तीव्रता से आत्महत्या करने के मेरी जिंदगी में विचार आने लगे। तो फिर मुझे लगा दुनिया एक अच्छी जगह होगी मेरे बिना, क्योंकि मैं जो कर रही थी वो गलत है, मैं मेरा होना गलत है, तो शायद मुझे होना ही नहीं चाहिए, मैं हूँ क्यों यहाँ पे? शायद मुझे अस्तित्व में ही नहीं होना चाहिए। तो और ये बड़ी मज़े की बात है कि हम इसके बारे में बातचीत कर सकते हैं।
अम, क्योंकि इतना ये बदल चुका है, हमको इसका मूल्यांकन नहीं करना है। और फिर क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये आत्महत्या के विचारों से बचते हैं। और फिर क्योंकि सच में आत्महत्या के बारे में लोग उसको छुपाते इसलिए क्योंकि सच में उसके बारे में मूल्यांकन होता है। और पर एक्सेस में जब आप आते हैं, आप उसके ठोसपन मूल्यांकन से, उसके सही गलत होने से, अच्छे बुरे होने के बाहर आ जाते हैं। और तो फिर उसके बाद आप परिवर्तन ला सकते हैं। और फिर आप उसके बारे में बात कर सकते हैं और लोगों के साथ इस वास्तविकता में और आप वो विशालता हो सकते हैं लोगों के साथ, ताकि वो आपके साथ बात कर सकें। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, तुम इतने हल्केपन से इसके बारे में बात कर रही हो। और फिर ठीक है, तो सब कुछ हो रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम हाई स्कूल से बाहर निकलती हो, तुम अपने अ, तुम अपने भविष्य के बारे में सोच रही हो। और मैं एक बात कहूँगी कि देखो, तुमने कभी त्यागा नहीं। तुमने मुझे मैं समझ पा रही हूँ कि तुम अपने आप को मूल्यांकन कर रही हो, अपने आप को दोषी ठहरा रही हो। यहाँ पे तुम्हें लगता है कि तुम्हें होना ही नहीं चाहिए इस पृथ्वी पे। तो प्लीज़ ये भी देखिए कि इन्होंने यहाँ पे त्यागा नहीं, क्योंकि ये आज की तारीख में भी अभी भी यहाँ पे हैं। और हर दिन जब आप खुश हो रहे हैं और आप चुनाव कर रहे हैं यहाँ पे होने के लिए, तो सच में कि और क्या संभव है अगर आप चुन सकते हैं जीना हर रोज, क्योंकि त्यागा नहीं इन्होंने। तो चलिए, मुझे अपने अपने ट्वेंटीज में लेके चले। हाँ, तो ट्वेंटीज में चीजें थोड़ी अच्छी हो गई। एक और चीज, मुझे मालूम है कि हमारे पास इतना समय नहीं है। जो चीज तुमने अभी बोली, जो लोग अपने इस जजमेंट में जाते हैं सुसाइड के बारे में। अ, और जब मैं 13-14 की थी, मेरे परिवार में कोई ऐसा था जो इस बारे में ग्रहण भी नहीं कर सकता था मेरे बारे में, कि जब मेरे पापा को भी पता चला मैं अपने अपने आप को चाकू से काट रही हूँ, तो उन्होंने मुझे बहुत दोषी ठहराया। तो उन्होंने मुझे किसी और दूसरे शहर में शिफ्ट किया। और मैं समझ पा रही हूँ कि वो अच्छी नीयत से कर रहे थे, अच्छे स्वभाव से कर रहे थे, पर जब आप उस मुकाम पे पहुँच सकते हो, तो अगर तो क्या हो अगर हम किसी के साथ जो जो आत्महत्या का विचार कर रहा है, उसके साथ कह सकते हैं, अच्छा ठीक है, तुम इसके बारे में सोच रहे हो, तो मैं तुम्हारे लिए इसमें क्या मैं तुमको संभावना की बात कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? तो क्या हो अगर कोई ऐसे भी बात करे? तो ठीक है, जब मैं अपनी 20s में थी, मैंने आर्टिस्ट होना चाहती थी, और मैं मूवीज़ में जाना चाहती थी, और मैं अपने स्क्रिप्ट्स लिखना चाहती थी। और ज़िंदगी काफ़ी कठिन थी उस दौरान में। और जब मैं 19 साल की, तो मैं किसी लड़के के साथ रिश्ते में थी, और हम एक जगह पे गए ब्राज़ील में। तो वो पूर्णिमा की रात थी, और हमने कुछ फ़ोटोग्राफ्स लीं, और बहुत सुंदर जगह थी, और ओशन था, समुद्र था, और फुल मून था। और जब मैं उस समुद्र को देख रही थी, तो मेरे को ऐसा एहसास हुआ, और मुझे मालूम है कि उस समय कुछ मेरे में बदला। तो मुझे मालूम था कि मैं किसी ऐसी चीज़ के साथ काम करना चाहती थी जो मुझे अनुमति दे लोगों के लिए कुछ योगदान होने के लिए। क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी ज़िंदगी में ये सब चल रहा था, मैं स्कूल में थी, और मैं हमेशा उस समय तब भी ऐसा था कि जब मेरी ज़िंदगी में बचपन में भी कुछ शो हो रहा था, तो पर मेरे पास हमेशा लोग आते थे। तो वो मेरे मेरे साथ अपना अपना खुलासा कर सकते थे, अपने दिल की बातें कर सकते थे, अपने मन की बातें कर सकते थे, अपनी समस्याओं के बारे में बात कर सकते थे। तो मैं हमेशा एक कुछ विशालता होती थी, या कुछ ऊर्जा होती थी उनके साथ, जब जहाँ मैं उनको ज़्यादा संभावना में होने के लिए आमंत्रित करती थी। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि 19 साल की उम्र में, कि मैं यही कुछ ऐसा करना चाहती हूँ लोगों के लिए। और उस समय मैं थेरेपी में थी उस समय। तो मेरे थेरेपिस्ट ने मुझे बोला कि चलो, जो तुम साइकोलॉजिस्ट बनो। तो मैंने उसकी कोशिश की, तो मैंने 1.5 साल साइकोलॉजी की। और फिर मैं 3 महीने में बहुत रोई, और इतना मुझे विभाजन महसूस हुआ अपने साथ, क्योंकि साइकोलॉजी में जो ज्ञान है, जो बातचीत करते हैं, वो मुझे ऐसा नहीं लगा कि संदर्भ में है, संपर्क में है, क्योंकि वो सही गलत के आधार पे थे, मूल्यांकन के आधार पे थे। तो सच में वो एक चुनाव है, पर वो मेरे लिए सच नहीं था। और मैं
शरीर के साथ शरीर को भी इस सब में शामिल करना चाहती थी। और मैं मेरे को शरीरों के बारे में इतना मेरे को अच्छा लगता था बातें करना। और मैं सोचती थी कि मैं क्या क्रिएट कर सकती हूँ बॉडीज़ के बारे में, और मैं क्या वो क्रिएट कर सकती हूँ अ शरीर के साथ। पर फिर उसके बाद मेरे को मसाज थेरेपी का कोर्स मिला, और फिर मैं उसके लिए गई, और फिर मेरी दुनिया पूरी अ, मेरी दुनिया जैसे पूरी लिट अप हो गई। और फिर मुझे बड़ा अच्छा लगा था, तो उसमें तुम्हें वो किताबी चीज़ें नहीं करनी थी, पर शरीर और हाथ वगैरह के साथ काम करना था, शरीर को स्पर्श कर सकते हो। तो जब मैं मसाज थेरेपी का कोर्स खत्म कर रही थी, तो 1 या 2 महीने पहले, उसके पहले मुझे किसी ने बार्स के बारे में बताया, मेरे की एक कज़िन ने बताया बार्स के बारे में। और फिर उसने वो शायद मेरी कज़िन थी जिसने बताया कि अच्छा, और वो फैसिलिटेट कर रही थी सेशंस। और उससे पहले मैंने ऊर्जा स्तर पे एक चीज़ कोई की थी, उससे पहले वो थी रेकी, और रेकी में मुझे बहुत मज़ा आया, पर वो अच्छा अनुभव था। पर मैं फिर मसाज में ही ज़्यादा, मालिश वगैरह करने में ही मैं ज़्यादा फ़ोकस थी। पर एक बार मेरी योगा क्लास में, और योगा क्लास शुरू होने से पहले ही मेरी एक एक फ्रेंड थी, और उसने बोला कि अरे मैं बाथ सेशन के लिए गई, और मुझे बड़ा मज़ा आया उसमें, और वो बहुत ही अच्छा था। और फिर मैंने सोचा कि तो मैंने कहा अच्छा, मुझे बताओ उसके बारे में, मुझे नाम पता दो। तो फिर मैंने वो नाम पता लिया, और मैं सेशन के लिए गई, और वो इतना मुझे मज़ा आया उस बाथ सेशन में, और मेरे शरीर को इतना अच्छा लगा। जब मैं वहाँ से निकली, वहाँ से, और आपको पता है, जब आप वहाँ पे वो ट्रैम्पोलिन पे जाते हो, जहाँ पे आप कूदते कूदते हो ट्रैम्पोलिन पे, और फिर जब आप उससे बाहर निकलते, तो आपको सच में, आपको धरती में आपके पैरों पे महसूस नहीं होती है। तो सच में मेरे को इतना हल्कापन महसूस हो रहा था शैंटिन के बारे में, कि मुझे धरती मेरे पाँव की तले मुझे महसूस नहीं हो रही थी। तो मेरे लिए बार्स के बारे में ये चीज़ है कि सेशंस रिसीव करने से ज़्यादा मुझे लोगों को ये भेंट करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा ये नज़रिया था कि अगर आपको किसी को योगदान कर रहे हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा और शानदार महसूस और हल्का महसूस होना चाहिए, तभी मैं इस किसी को योगदान दे सकती हूँ। तो क्या उसमें परिवर्तन आने लगा कि तो उस समय मैं बहुत ही अब्यूसिव रिलेशनशिप में थी, और हम काफ़ी झगड़ा कर रहे थे, और वो मेरे पे बहुत चिल्ला रहा था, और उसकी ज़िंदगी में भी काफ़ी कुछ चल रहा था। तो तो फिर मैं घर में उसके साथ झगड़ा कर रही थी, और फिर मैं ऑफ़िस में जाती थी, और बार सेशन में। तो मैं उसका चुनाव कर रही थी, क्योंकि मैं ऐसा भी कर सकती थी कि अच्छा नहीं, मैं अच्छे मूड में नहीं हूँ, तो मैं कैंसल कर सकती हूँ। नहीं, मैंने चुना जाके बार सेशन करना अपने ऑफ़िस में। और वो सेशन जब शुरू होता था, और मैं वो सेशन में देती थी, तो मुझे भी अच्छा लगने लगता था, और जिस इंसान को मैं वो सेशन देती थी, उसे भी बहुत अच्छा लगता था। और जैसे मैं उनको सेशन देती थी, तो मैं उनमें परिवर्तन देख सकती थी, अपने आप में मैं परिवर्तन दे सकती थी। और सेशन भेंट करने से पहले क्या होता था कि मैं इतना निःशक्त महसूस करती थी, और जब जैसे-जैसे मैं सेशंस करती गई लोगों के लिए, तो मेरी दुनिया बदलने लगी। और पहले पहले मुझे वो क्षमताहीन मुझे महसूस होता था। ऐसा लगता था कि मैं तो कुछ काबिल ही नहीं हूँ दुनिया में कुछ बदलाव लाने के लिए, और वो सबसे बड़ा ही झूठ है। और क्योंकि तुम ही एक अनोखे वो लोग हो, जो दुनिया और अब जो अपनी दुनिया में और लोगों के लिए परिवर्तन ला रहे हो। और फिर और अगर तुम ये दुनिया बदलना चाहते हो, और अगर तुम इसके अनुभूत कर रहे हो इस संभावना को, तो तुम्हारे ज़िंदगी में और भी अद्भुत निराले लोग आएँगे, जो तुम्हें इसमें योगदान इस मुकाम पर पहुँचने में योगदान देंगे। अच्छा, ठीक, नहीं, तुम बढ़िया कर रही हो। अच्छा, तो मैं ये पूछूँ कि जब तुमने अपनी बार्स को अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट करना शुरू किया, तो वो कब जो तुम्हारी ज़िंदगी में शंका, आत्मविश्वास कम होने की जो भावनाएँ थीं, वो कहाँ गईं? क्या वो हमेशा के लिए चली गईं? नहीं, वो हमेशा के लिए नहीं गईं, पर वो अभी भी कभी-कभार आती हैं, पर उनमें कोई चार्ज नहीं होता है। तो और ऐसा नहीं है पहले की तरह कि जैसे मैं किसी अंधे कुएँ में गिर गई हूँ और कोई संभावना नहीं है।
ऐसा ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं होता है। तो अब वो जब वापस उभर के आती हैं तो हाँ, मैं सोचती हूँ कि ठीक है, मैं आत्महत्या कर सकती हूँ, या फिर मैं आइसक्रीम खा सकती हूँ, या फिर मैं पेड़ों के साथ बात कर सकती हूँ। मेरे पास काफी काफी विकल्प हैं अब। अम, और उनका एहसास है। और सच में इससे क्योंकि आत्महत्या करने से सिर्फ एक ही चीज बदलेगी कि तुम्हारे पास शरीर नहीं होगा। पर अगर तुम अनुभव कर रहे हो जो जो तुम्हारे साथ हो रहा है, जो तुम्हारे शरीर के साथ संदर्भ में है ही नहीं। तो शायद ये शरीर खोने के बाद आत्महत्या कर ली और शरीर खो दिया, तो ऐसा नहीं है कि वो इतना बदलेगा। वो फिर भी तुम्हारी जिंदगी में कायम रहेगा। और और हाँ, तुमने कितनी कितनी अच्छी अच्छी बात इस तरह से इसको बात बताई कि हाँ, कि जैसे जैसे मेरे घर में प्लम्बिंग की प्रॉब्लम है, और मैंने मैंने अपनी बिल्ली की जान ले ली उस चक्कर में, क्योंकि अब तुमने बिल्कुल सही बात कही, इसमें कोई ताल्लुक ही नहीं है इन दो चीजों में कि अपनी शरीर की हत्या कर दो क्योंकि तुम्हारे मानसिक स्तर पे तुम्हारी समस्याएं हैं। पर शरीर का अंत कर दोगे तो वो मानसिक समस्याएं नहीं चली जाएंगी। तो देखो, ये कठिन है। ये ये कठिन होता है उसके लिए सुनने के लिए जो जो मायूसी में है। तो और क्योंकि उनको बोला जाता है कि तुम गलत हो, तुम में कोई खराबी है। और अगर तुम उनसे उनसे बात करो तो तुम उनसे पूछो कि देखो तुम कितने जागरूक हो, और उनको ये एहसास होता। और सच में मैं ऐसे 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 मुकाम में होती हूँ कि मुझे मत बताओ कि मैं इसका निर्माण कर रही हूँ, पर एक्सेस टूल्स में क्या होता है कि अगर आप स्वीकार सकते हो कि तुम अपनी वास्तविकता के निर्माता हो, तो तुम जिंदगी में कुछ भी बदल सकते हो और कुछ भी रचना कर सकते हो। तो सच में तुम किसी पे इल्जाम लगा सकते हो कि तुम्हारी माँ मर गई, तुम्हारे बाप का कैसा व्यवहार था, टीचर्स का कैसा व्यवहार था, पर लोगों पे इल्जाम डाल सकते हो, पर वो क्या करेगा, तुम्हें उसी चक्र में रखेगा, उसी चक्कर में फंसाए रखेगा जिसमें तुम औरों पे इल्जाम करोगे। पर अगर आप उससे परे जाओगे तो आप अपने आप को दोषी ठहराने की जगह आप अगर देखो कि देखो, ये मैंने अपनी जिंदगी में ये सब रचना की है, तो अब मैं और क्या रचना कर सकती हूँ, क्योंकि हम बहुत सशक्त हैं अपनी जिंदगी में कुछ भी रचने के लिए। अगर ये रच सकते हैं तो कुछ और भी रच सकते हैं। तो मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ। सो सो तो तुम क्या कहना, तो अब क्या संभव है, अब तुम्हारी जिंदगी में क्या संभव है, अब तुम कहाँ देखती हो अपनी जिंदगी को जाते हुए? इतना इतनी जगहों पे मैं इतना इतना सोचती हूँ कि मेरा भविष्य हो सकता है। एक चीज थी कि एक्सेस ने जो मेरे लिए परिवर्तित किया कि कि पहले मैं कोई भी भविष्य अनुभूत नहीं कर पाती थी, पर डेन ने मेरे से जब एक बार ये पूछा कि तो अपने जब उन्होंने पूछा कि तुम अपने भविष्य में क्या अनुभूत करती हो, मेरे को उसमें कोई अनुभूति होती ही नहीं थी। तो अ, जैसे कोई लोग कहे कि हाँ, मैं शादी करूंगी, मैं कुछ बच्चे करूंगी, अच्छा, या फिर मैं कुछ पैसा होगा मेरे बैंक अकाउंट में। पर सच में मेरे को क्या अनुभूति होती है भविष्य के बारे में कि मैं उसे परिभाषित ही नहीं कर सकती, उसका विवरण नहीं कर सकता। पर मैं उसमें इतना आनंद और इतनी सुगमता शरीर के साथ, इतना आनंद मैं अनुभूत कर पाती हूँ अपने भविष्य में। और वही चीज़ है कि यही जो चीज़ है कि जब आप बात करते हो कि अपने आप को मूल्यांकन नहीं करना या अपने आप को दोषी नहीं ठहराना कि देखो आप अपनी ज़िंदगी में ऐसी ये रचना कर रहे हो, और अब देखो कि आप क्या सशक्त कर सकते हो अपने किन चुनावों से। और यही यही चीज़ है कि अगर ये आपके लिए हल्का नहीं है, तो वो आपके लिए सत्य नहीं है। और आप ऐसा सोच सकते हो कि ये भारी चीजों के लिए, अरे मेरी माँ की मृत्यु हो गई, देखो मेरे साथ कितना बुरा हुआ, क्योंकि अगर आप बात करो कि अरे मेरे साथ ये हादसे हुए, नहीं, ये पूछो कि मैं क्या जानती थी जब मैंने ऐसे ऐसे इन इन परिस्थितियों का चुनाव किया। तो मेरी एक आंटी थी जो मुझे बताती थी कि मैं जब 3 साल की थी, तो मैं अपना लगेज बनाती थी, अपना अपनी खुद ही पैकिंग करती थी जब मुझ और वो कहती हैं कि मैं इतनी स्वतंत्र थी, इतनी इंडिपेंडेंट थी कि जैसे तुमको पता था कि तुम्हारी जल्द ही तुम्हारी माँ की मृत्यु होने वाली है। पर जब वो मुझे बताती हैं तो मैं उसके बारे में ये सोचती हूँ कि मेरे को क्या पता था
आपको क्या पता था, मैं पूछना चाहूँगी, जब आपने ऐसे माँ-बाप चुने, भले ही वो ऐसे माँ-बाप हों जिन्होंने तुमको छोड़ दिया, अबैंडन कर दिया, या फिर ऐसे भाई-बहन चुने, तुमको क्या पता था? तुम अपने बारे में क्या जानते थे जब तुमने ये सब चुना अपनी ज़िंदगी में? जो तुम अब स्वीकार सकते हो, पहचान सकते हो, जिस द्वारा तुम अब कुछ और अपनी ज़िंदगी में रचना कर सकते हो, और तुम इतनी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो ज अच्छा, क्या मैं सच में मैंने तुम्हारे भविष्य का उत्तर दिया? कि हाँ, तुमने दिया। हाँ, तुमने बोला कि जैसे तुम अंधेरे कुएँ में होते हो, तुम वो अब अपने भविष्य को अनुभूत नहीं कर सकता था। तो बात ये है कि जब आप मूल्यांकन में होते हो, तो आप भविष्य नहीं, और जब तुम डिप्रेशन में होते हो, तुमको पता भी नहीं है कि तुम अगले हफ्ते भी यहाँ पे होगे कि नहीं, तो भविष्य का तो तुम्हें कोई एहसास ही नहीं होता है। पर जब तुम उस कचरे को निकाल देते हो अपनी ज़िंदगी से, जब उसको सफाया करते हो उन सब सब चीज़ों को, जब बार्स वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब अनलॉक कर देती हैं, जो जो ये सब वाइब्रेशंस तुम्हारी में कैद करती हैं, उनको मुक्त करते हैं, तो सच में आप वो चुनाव कर सकते हो, जो आपके लिए एक भविष्य है और भविष्य की रचना करता है। तो क्या तुम बताओगे मुझे अपनी पहली एक्सेस क्लास के में, तुम्हारी पहली बार्स क्लास के बारे में? जब तुम डेस टेस्टर के लिए गई थी डेन के साथ, जब बॉडी विस्परिंग टेस्टर, अब उसके बारे में सोचोगी तो मुझे रोना आ जाएगा। हाँ, तुम्हें अनुमति है रोने के लिए। मैं रोना नहीं चाहती, मैं सच में कहानी बताना चाहती हूँ, वो इतनी सुंदर कहानी है। मुझे मुझे उस समय इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा था जब मैंने वो क्लास का चुनाव किया। अच्छा, उससे पहले क्या था? अच्छा, मैं ये इस बारे में बात करना चाहती थी। उस बार्स के बाद जब मैंने जो चुनाव किया, हर रोज़ मैं मैं टूर ऑफ कॉन्शसनेस के वीडियोज़ देखती थी हर रोज़। हर रोज़। पर मैं 2-3 देखती थी, पर मैं हर रोज़ देखती थी, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में लोगों से बात नहीं कर पाती थी। तो अ, तो लोग के इतने दिलचस्प नहीं थे मेरे मेरे लिए। तो मैं अनुभूत कर पा रही थी कि डेन में कुछ ऐसी चीज़ थी जो मेरे लिए बहुत रचना कर रही थी, और मैं इतनी हताश हो रही थी, जो ब्राज़ील में चल रहा था, जो पॉलिटिकल चीज़ें, परिस्थितियाँ थीं, और मैं इतनी हताश थी अपने परिवार के साथ, और मेरा जो बॉयफ्रेंड था, तो उसके साथ मैंने ब्रेकअप कर किया था। अच्छा, बार्स के साथ क्या होता है कि शायद उसके 1-2 साल बाद तुम्हारा सबसे रिश्ता एक ना एक तरीके से टूट जाता है। तो शायद ये कुछ हफ्तों नए साल से कुछ हफ्तों के पहले की बात है, और मैंने वो क्लास देखी, और मैंने उसको 2 दिन पहले, क्लास के 2 दिन पहले ही मैंने उसको चुना, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि वहाँ पे है क्या? और मैं तैयार थी हताशी के लिए, मायूसी के लिए, तो मेरी कोई उम्मीद नहीं थी। अ, तो मेरी योगा टीचर भी अ, और जब आप लोगों में इनकॉन्ग्रुएंसी देखते हो, तो अ तुम्हारे तुम डिसअपॉइंटेड हो जाते हो लोगों से। तो पर हाँ, ठीक है, मैं उस क्लास में गई, डेन की क्लास में, और जब कमरे में आए, मेरा शरीर जैसे बिल्कुल रिलैक्स हो गया, मैं उसको अनुभूत कर पा रही थी उस ऊर्जा को, और ऐसा था कि जैसे मैं एक बहुत ही पुराने मित्र से मिल रही हूँ। और मैं तैयार थी कुछ और महसूस करने के लिए, कि मुझे बहुत उत्साह महसूस होगा, कब ऐसा एक्साइट होगा। पर जब मैंने उन्हें उन्हें देखा, तो मुझे लगा अच्छा, मैं रिलैक्स हो गई। मैंने कहा अच्छा चलिए ठीक है, ये यहाँ आकर, और क्लास इतनी अद्भुत थी, और जैसे आप किसी के साथ होते हो जिनके साथ आप रिलैक्स कर सकते हो, और आप जानते हो कि वो आपके साथ हैं और आपके लिए हैं वो। और थैंक यू जूली, आपने इतना अच्छा मैसेज डाला। और पता है, और जब आप किसी के साथ होते हो, तो आपको पता है कि आपको सब कुछ कंट्रोल सँभालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ कोई है जो आपकी सहायता के लिए हमेशा मौजूद है। और मेरे लिए ऐसा लगा था उस क्लास में। और उस क्लास में डेन ने कुछ बोला पॉलिटिकल परिस्थितियों के बारे में दुनिया में, और बताया, समझाया कि
कैस क्यों अब जानवरों का हम चुनाव कर रहे थे अपने पॉलिटिकल लीडर्स के रूप में। और वो जब वो बोल रहे थे तो मैं रोना चाह रही थी और मैं रो रही थी और मैं सच में बहुत शिथिल हो रहा था मेरा शरीर और मैं बहुत रिलैक्स, बहुत आराम मुझे मिल रहा था। और फिर मुझे लगा कि हाँ, ये एक्सेस वो चीज़ है जो तालमेल रखती है मेरी ऊर्जा के साथ और मैं यहाँ पे कुछ और अंदाज़ा और कुछ और मैं जाँच सकती हूँ। और अ, और तो वो इतने कॉन्ग्रुएंट थे ऊर्जा के साथ मेरे लिए और उन्हें इतनी प्यारी-प्यारी चीज़ें कहीं क्लास में। हर बार मैं उसको सुनती हूँ तो मुझे सच में रोना आ जाता है, तो मैं इतना सुनती भी नहीं हूँ और वो सिर्फ़ 3-4 घंटे की ही इंट्रो की थी। और आप डेन को जैसे जानते हो, वो 2 घंटे का था, वो होना था और फिर भी वो 3-4 घंटे का था और डेन बोलते जा रहे थे और इतना मज़ा आया उसमें। और उस समय मुझे ये एहसास होने लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ अब और मैं मेरे रिश्तों के परे मेरे पास और भी लोग मौजूद थे मेरे मेरे पास संपर्क के लिए। मैं उससे ज़्यादा मैं सच में ब्रह्मांड के साथ संपर्क कर सकती थी। और मैं और उस ऐसे ब्रह्मांड में मैं कभी अकेली नहीं थी। और सच में मैं क्या हो सकती हूँ कि जो ब्रह्मांड ग्रहण कर सकता है और मैं जो मुझे ब्रह्मांड को ग्रहण करने दें। और मैं उस ऊर्जा से मैंने चुनाव करना शुरू किया अपनी ज़िंदगी के बारे में। और जब उन्होंने उस रात को बोला, उन लोगों ने बोला कि कुछ चीज़ें करो, जैसे लोगों को गले मिलो। अ, तो हम लोगों ने गले मिले। और फिर और फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा, तुम भविष्य के बारे में क्या अनुभूत कर सकते हो? और उन्होंने बोला कि क्या हो वो जो भविष्य है, जो बहुत ही आगे तुमको महसूस होता है, क्या हो अगर वो और भी समीप आता जाए। और सच में मुझे ऐसे लगने लगा कि अच्छा, वो मेरे बहुत ही करीब है, जो जो भविष्य है उसको मैं अगले हफ्ते भी चुन सकती हूँ, अगले महीने भी चुन सकती हूँ। और अब मैं बस फिर रिलैक्स करके नेटफ्लिक्स देख सकती हूँ। मुझे अभी उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो और इस समय और हर सब सुबह सुबह जब मैं उठती हूँ, मैं इतनी उत्साहित हूँ रचना करने के लिए कि जैसे मुझे नेटफ्लिक्स देखने का सच में मन नहीं करता। ज ज अगर मैं पर ये बात है कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि मैं इतनी उत्साहित होती हूँ अपनी ज़िंदगी में चीज़ें करने के लिए कि मुझे ज़रूरत नहीं है किसी सुखद अ अ अ, को कि किसी कम्फ़र्ट ज़ोन में जाने के लिए। जैसे लोग कहते हैं कि अच्छा, 1 हफ़्ते के बहुत काम करने के बाद मुझे कुछ रिलैक्स करने के लिए चाहिए। तो तो मेरे साथ अब वो ऐसा नहीं होता है। और ऐसी बातें आपको किसी ने आपको बताई नहीं है कि आपको सच में रचना का भी उत्साह और आनंद हो सकता है सारे समय। मेरा एक बहुत ही अच्छा मेरा फ़ेवरेट क्वेश्चन है बीइंग क्लास में। अम, अम, वो हम पूछते हैं कि क्या हो अगर आप हर सुबह उठें उस उत्साह के साथ कि आप जीवित हैं और आपका और तो मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी ज़िंदगी से घृणा भी करती थी, पर मुझे लगता था कि ज़िंदगी वैसी ही थी। कि और अब जैसे कि संघर्ष करना है, आपको आपको उस भविष्य के लिए संघर्ष करना है, जो आप सोचते हो कि आपके पास शायद वो आएगा भी नहीं। और क्या होता है कि अब मुझे कम नींद की ज़रूरत लगती है और और फिर अब मुझे लगता है कि अच्छा, 2 घंटे मैं सो सकती हूँ या फिर मैं अभी उठ सकती हूँ और मैं और भी चीज़ें रचनाएँ कर सकती हूँ और उसके लिए मैं इतनी शुक्रगुज़ार हूँ बार्स, एक्सेस, गैरी डेन के प्रति। और क्योंकि उन्होंने कभी नहीं त्यागा, कभी कुछ नहीं छोड़ा, कभी उन्होंने कुछ त्यागा नहीं और कभी हथियार नहीं डाले नीचे। और मैं इतनी शुक्रगुज़ार हूँ तुम्हारे लिए। और जो भविष्य में भी ये इस वीडियो को देखेंगे, क्या कुछ ऐसी चीज़ है जो तुम क्या कहना चाहोगी हमारे जाने से पहले? जो तुम अपने शब्दों में कहना चाहोगी संभावनाओं के बारे में? मुझे नहीं पता। इतनी सारी चीज़ें हैं। अ,
शायद। हुँ। एक चीज़ है जो मैं अनुभूति हो रही है मुझे कि कुछ कुछ दिनों से जब मैं इसके लिए मुझे लगा कि हाँ, मैं अब कभी भी ऊबती नहीं हूँ, कभी मैं बोर नहीं होती हूँ। उसके लिए मैं तुम्हारे लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि तुमने मुझे सच में ज़िंदगी को ऐसे देखने देखने दिया कि वो जैसे एक आनंदमय एडवेंचर है, रोमांचक सफ़र है। और जैसे तुमने बोला कि अगर अब मैं ये सोचती हूँ अब कि अब मैं यहाँ पे हूँ, तो और अगर मुझे कभी ऐसा लगता है कि मैं दोषी हूँ, मुझे ज़िंदा रहने का हक नहीं है, तो मैं अपने आप से ये पूछती हूँ कि सच में तुम क्या जानते हो जब तुम सिर्फ़ अपने साथ हो? बजाय बजाय लोगों पे निर्भर होने के लिए लोगों की ज़रूरतों में जाने के लिए, बल्कि बल्कि प्रकृति में जाओ और देखो कि तुम क्या जानते हो सिर्फ़ अपने ही साथ में और तुम्हें क्या अनुभूति होती है और क्या है वो? क्या तुम अपने शरीर के साथ हो सकते हो? क्या मज़ा ले सकते हो? क्या आनंद पा सकते हो तुम ये सदैव होने का, अपने शरीर के होने का? और इसमें इतना आनंद है, इतना मज़ा है, जो तुम और इतना है उसमें क्योंकि और कभी मत सोचो कि तुम एक भेंट नहीं हो क्योंकि तुम सच में हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू तुम्हारी वल्नरेबिलिटी के लिए। और इसमें तुमने जो बोला उसकी ये ग्रहण करने की बात थी और मैं इतनी शुक्रगुज़ार हूँ, तुमने इतनी प्यारी बातें बोली। और आज आप लोग जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप एक्सेस कॉन्शियसनेस की वेबसाइट में जा सकते हैं accessconsciousness.com/you are not alone। और फिर ये पोस्टिंग्स में भी होगा यहाँ पे नीचे और हम पूरे महीने कुछ और इंटरव्यूज़ करेंगे जो इस पेज पे होंगे। और अगर कोई जानता है जो जो आप किसी को जानते हो जो मेंटल इश्यूज़ या डिप्रेशंस के साथ जूझ रहे हैं, तो प्लीज़ उनको ये भेजिए और ताकि उनके उनके लिए भी कोई योगदान हो। थैंक यू विक्टोरिया, थैंक यू गैरी, डेन, थैंक यू बार्स एंड हर कोई जो यहाँ पे है एक्सेस में। एंड तुम्हारी इतनी सुंदर परिवर्तन की कहानी है और सच में एक विशाल भविष्य है जहाँ पे कोई अकेला नहीं है। थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू एंड थैंक यू इतने अद्भुत और निराले होने के लिए। थैंक यू, लव यू।